सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पाकिस्तान के आम शहरियों पर महंगाई का कोई बम ना गिरता हो। हुकूमत ख्वाह किसी की भी हो, दावे कोई कितने ही बड़े करे, इलेक्शन कैंपेन में कोई भी वादे किए गए हों, लेकिन जब कोई भी सियासी जमात या सियासी जमातें बरसर इख्तिदार आती हैं तो उनकी तरजीहात बदल जाती हैं, उनके सोचने समझने का अंदाज़ बदल जाता है। अब आज भी बिजली की कीमत में एक बड़ा इजाफा हुआ है और जो गरीब लोग हैं, यानी जो आम मुतवस्सित तबका है, उन पर ज़्यादा बोझ डला है और जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए जो टैरिफ है उसको कम बढ़ाया गया है। इसकी तफसीलात इससे पहले मैं आपको सामने रखूँ, मैं ये बता दूँ आपको कि ये मंजूरी देने वाले कौन है, वफाकी काबीना के अरकान हैं। ये कौन से अरकान हैं? ये वही अरकान हैं जो कि इलेक्शन से पहले आपको बड़े बुलंदो बांग दावे किया करते थे। इसी बिजली को आपको मुफ्त देने की बात क्या कहते थे वो, ज़रा ये फिगर्स शेयर करने से पहले ज़रा इनकी गुफ्तगू सुनिएगा। सबका एक जैसा बयान है, जमात कोई भी हो, और ये तमाम ही जितने भी लोग की अब आपने गुफ्तगू सुनी है सब हुकूमत में इस वक्त शामिल हैं। ये हुकूमत की कंटिन्यूएशन है। पिछले 16 माह ये हुकूमत रह चुकी है पीडीएम की, एक बार फिर ये हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। अब जो आज फैसला हुआ है ज़रा वो भी थोड़ा सा मुख्तसर सुनिएगा, फिर मेहमानों से हम गुफ्तगू करते हैं। जो घरेलू सार्फिन 1 से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो 7.11 रुपये का इजाफा हुआ है उनके टैरिफ में, और अब उन्हें 1 यूनिट मिलेगा 23 रुपये 59 पैसे का। ये वो तबका है जो बिल्कुल यानी समझें कि रोज़ाना के कोई 2, 4, 5 यूनिट जो लोग जला रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। यानी उनके घर में ना एसी है, ना कोई और आसाइश की ऐसी चीज़ मौजूद है। फिर 101 से जो 200 यूनिट तक लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 7.12 रुपये उनके बढ़े 1 यूनिट पर, यानी अब उनके लिए 1 यूनिट 30 रुपये 7 पैसे का हो गया। फिर अगले टैरिफ पर आप आ जाएँ, 201 से 300 यूनिट तक का जो बिजली का टैरिफ है वो 7.12 रुपये बढ़ा है, 34 रुपये से ज़ायद लोगों को अब ये 1 यूनिट मिलेगा। फिर जो 400 यूनिट तक लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी 7 रुपये का इजाफा हुआ है और वो तकरीबन 39 रुपये से ज़ायद हो चुका है। तो अब ये हुकूमत इस वक्त गरीब लोगों के साथ कर रही है। जो आगे 600, 700, 800 और 1000 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं वो उनको तो आप छोड़ दें, उनकी तो फिर क्या ही हम बात करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। कोई 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहा था, कोई 300 यूनिट दे रहा था, और अब कहते हैं कि जी IMF का प्रेशर है, IMF का दबाव है। तो IMF के बारे में भी जो पहले के ख्यालात थे और जो अब के ख्यालात हैं, ज़मीन में फ़र्क है। ज़रा चंद सियासतदानों के IMF से मुतालिक भी ख्यालात सुनिएगा, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो अब ये सब कुछ सुनवाने के बाद मैं मेहमानों को आपसे तारुफ करवाता हूँ, फिर सवालात उन्हीं के सामने रखते हैं। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं। तो रज़ा हारून साहब, अब ये जो इस वक्त वाला बजट है, क्योंकि बिलावल साहब का भी मैंने शॉर्ट आपको सुनवाया, PTI के दौर के बजट को वो PTIMF बजट कहते थे। इस बजट को आप क्या कहेंगे, जिसमें टैक्सेस की भरमार है, जिसमें हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, वो तनख्वाहदार तबका हो, वो कोई कारोबारी शख्स हो? देखिए अरबाब, एक बात तो बिल्कुल ये आपकी दुरुस्त है, जो आपने शॉर्ट सुना है और जो आप माशी सूरत हाल बता रहे हैं और जो बजट का बता रहे हैं। बजट में तो गवर्नमेंट खुद और वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह रहे हैं ना कि ये हमने IMF के साथ मिलकर बनाया है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात उन्होंने रखी नहीं। IMF के पास अब क्यों जाना पड़ता है ये एक अलग बहस है, लेकिन इससे हमारे आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है ना। आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए बजट में ऐसी सहूलियात रखी जाती हैं कि जिससे कि एक आम आदमी की फलाह और बहबूद का इंतजाम हो, ये रियासत का काम होता है। ये बुनियादी फर्क है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आ रही है कि जो आपने वादे सुना है ना, 200 यूनिट और 300 यूनिट बिजली के, उसके साथ मंशूर का पूरा एक तफसीली मंशूर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें वो बताते हैं कि 300 यूनिट फ्री कैसे होंगे। वो सोलर एनर्जी के थ्रू होंगे, सोलर पैनल्स लगा कर होंगे। और उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने, क्योंकि विफाक में नहीं आई है पीपल्स पार्टी, और सिंध में आगे सिंध में वो काम अब शुरू होने जा रहा है कि सोलर पैनल्स के जरिए वो जो यूनिट्स हैं वो इंशाल्लाह जो है वो फ्री यूनिट्स की फराहमी की कोशिश की जाएगी। पिछले दिनों ऐलान भी हुआ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्सेस की भरमार हुई है वो बेसिकली सैलरीड क्लास के ऊपर हो गई है। लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और लेबर क्लास, इस तरफ तो ये सैलरीज का जो है वो टैक्सेस का सारा बोझ चला गया। और जिन सेक्टर्स पे लगाना चाहिए था, जहां से उनको अपने बजट का ये खसारा मुकम्मल करना था, पूरा करना था, रेवेन्यू जनरेट करना था, वो एक टैक्स नेट बढ़ा के करना था। और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जरूरी था, और ये IMF ने ही कहा था कि अपने जो 3 सेक्टर हैं, जिसमें कि आपका रियल एस्टेट का सेक्टर है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर है और जिसमें आपका रिटेलर्स और ट्रेडर्स का सेक्टर है, इसको आप टैक्स नेट में लाएं। लेकिन हमने बदकिस्मती से मौजूदा गवर्नमेंट ने बावजूद, वो तो खुद ही उनके नुमाइंदे बेहतर बता सकते हैं, कि उन्होंने इन 3 सेक्टर्स को रिलीफ दे दी। तो नंबर 1 ये बड़ी, और सारा का सारा बोझ सैलरीड क्लास में डाल दिया। तो सैलरीड क्लास से बोझ लेकर
इन सेक्टर्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बजट को रिवाइज करना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि आपने अपने बजट के अंदर जो सहूलियात देनी थी, देखे ना, एक आम आदमी, आप भी अरबाब अपनी तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह में टैक्स दे रहे हैं, टैक्स अगर बढ़ भी जाए, लेकिन अगर आपको सहूलियात मिल रही हो, मसलन सेहत, तालीम और आपकी म्यूनिसिपल सर्विसेज के इंतजाम पूरे हो रहे हो, तो आपको टैक्स देने में वो हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन चूंकि वो सर्विसेज भी नहीं मिल रही हैं, इधर टैक्स भी नहीं मिल रहा है, वहां आप जरूरत अशिया की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, और फिर जो उससे बड़ा जो फ्लॉ है, ये मेरी पर्सनल राय है, जो बहुत बड़ा फ्लॉ है बजट में, जो कि अवाम के साथ मजाक है, वो मजाक ये है कि आपने कौमी असम्बली का बिल बढ़ा दिया, आपने मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ा दी, आपने हुकूमत का बजट बढ़ा दिया, आपने ट्रैवल अलाउंस बढ़े, बिजनेस क्लास के बजट बढ़े, सफरी अलाउंस बढ़ा। अच्छा, दिलचस्प बात ये रजा साहब कि ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर ये बढ़ाए गए। अब्दुल कादिर पटेल साहब खड़े हुए, उन्होंने तजवीज़ पेश की और वो मान भी ली गई। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए ना, कोई भी एक बंदा खड़े होकर बात कर दे, और लेकिन जो अवाम की राय है वो ये है कि आप अवाम से ये इजाफी टैक्स लेकर क्या मेंबरान की मुराद पूरी कर रहे हैं हुकूमत की। और फिर देखे ना, आपने सरकारी मुलाजमी की तनख्वाह 25% बढ़ा दी, तो 25% कोई खजाना तो नहीं पे करेगा ना, वो तो ये टैक्सेस ही पे करेंगे। जब अवाम के टैक्स से आप वो मुराद पूरी करेंगे, वो सैलरीज को बढ़ाएंगे, तो फिर तो अवाम का जो गुस्सा है वो बजा है ना। तो हमें तो ये चाहिए था कि हम ये शो करते कि जी अवाम मुश्किल में जा रही है, अगर अवाम एक पत्थर पेट पर बांध रही है तो मेरे पेट पे 2 पत्थर होने चाहिए, बिल्कुल, तब अवाम जो है वो एक पत्थर पेट पे बांधने को तैयार हो। तो जब आप ये नहीं करेंगे, तो चाहे पार्टियां हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनको फिर ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना होगा। मैं समझता हूँ कि अवाम की अगर वो, ये बात भी हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा मुल्क माशी तौर पर कितनी मुश्किलात का शिकार है। IMF के पास कोई भी खुशी से नहीं जाता, IMF आपको ढूंढ के नहीं आता क्या वो हमसे आकर के पैसे ले लो, ये आपकी मजबूरी होती है, आप वहां जाते हैं। और IMF से जो आप लोन लेते हैं, जब 6 अरब 5 अरब के आप एक पैकेज डील में उनके साथ जाते हैं, तो फिर जो दीगर लैंडिंग एजेंसियां होती हैं दुनिया की, वहां से आपको लोन लेकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करने में आसानी होती है, वरना फिर वो भी आपको लोन नहीं देती। ठीक है, चलो, बहुत बड़े हुकूमत की सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने की, उसके बावजूद भी जी मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं आखिरी जुमला करना चाहूंगा। देखिए ना, जब आप एक बहुत बड़े इस टैंगल के अंदर जकड़े जा चुके हो ना, तो फिर उससे निकलने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ हुक्मरानों को देनी चाहिए, जो इस बजट में नजर नहीं आ रही। ठीक है जी। तो मलिक अहमद साहब, ये आज भी हम देख रहे हैं कि कोई 7-8 रुपए फी यूनिट में बढ़ा दिए गए, बिजली महंगी कर दी गई है। और हम जब अपोजिशन जमातों का रोल देखते हैं, अभी हुकूमत के अंदर से तो देखें, फिर भी बजट पर इस वक्त हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा रहा है, तनकीद भी हो रही है। अपोजिशन इस सारे मामले में कहीं लैकिंग का शिकार है, कहीं गायब हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ नज़र आ रही है। आप लोगों की जो पूरी तवज्जो है वो ज़्यादातर अपने केसेस पर है, अपने बानी को छुड़वाने पर है। ये जो बजट में आवाम के साथ को क्या कुछ हो गया है, ये इसको आपने देखा? कोई शेडो बजट आप लोग लेकर आए, कोई इस पर पेशरफ्त हो रही है आपकी पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं थोड़ा सा आपको याद करूंगा कि जिस तरह ये बजट मरकज में और पंजाब में पेश हुए हैं ना जी, क्योंकि एक ही जमात की हुकूमत है दोनों जगह पे, मरकज में भी और पंजाब में भी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका एक तसलसल था कि एक मुख्तलिफ वो उसको जो शोबे होते हैं उनको इन्होंने टारगेट किया, और इस दफ़ा इन्होंने टारगेट किया सैलरीज को, कि जो हमारे सैलरीज वाले भाई हैं, जो हमारे तनख्वाहदार तबका है, आप खुद देखें कि 1 करोड़ रुपए पे जिसकी आमदन है सैलरीज में, तो 45% उसका टैक्सेस में चला जाएगा। जो अब ये बात कि हमारा क्या किरदार, हमने तो हर मौके पे गंदम की प्रोक्योरमेंट से लेके बजट तक इनको ये कहा है कि आपका ये सारा जो सिस्टम है, आपका जो बजट आप दे रहे हैं, आपके पास मेजॉरिटी है दोनों जगह पे, बेशक वो फॉर्म 47 की हो, लेकिन आप ये अवाम के साथ एक जुल्म करने जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये एक शोबे का गला काट के और दूसरे शोबे को अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो ये रियासत का और हुकूमतों का काम नहीं है। ये सब्सिडाइज करती हैं अपनी प्लानिंग के जरिए, इनके पास प्लानिंग तो है नहीं। इन्होंने पहले किसान का गला काटा और 4 रुपए रोटी की। अब हालात ये हैं कि आटा भी महंगा हो चुका है और किसान पहले पिट गया है, और वहाँ पे जो गंदम है वो इस वक्त मिडलमैन के पास है। तो असल में बात ये है जी कि हम तो उसमें भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इनकी 35 साल की जो गवर्नमेंट है पीछे, जिनकी तारीख आ रही है,
आप इनको ये रिलीफ तो नहीं दे सकते कि ये नए लोग हैं। इनकी वही टीम है जो कि 85 से लेके आज दिन तक ये वक्तन वक्तन गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून रही है, तो इनका हाल तो आप देख रहे हैं। रहेगी बात हमारे साथ इनका लेकिन मलिक साहब ये बीच में जो इनका एक ब्रेक आया जब पंजाब में भी और मरकज़ में भी आपकी हुकूमत आई, तो 2017-18 तक के आप सारे माशी अशारिये देख लें और उसके बाद आप ज़रा देख लें वो जो टैक्सेस की शरह है वो भी आपके दौर में बढ़ना शुरू हुई, बिजली भी उस वक्त ज़्यादा तेज़ी से महंगी होना शुरू हुई, जो महंगाई की शरह थी वो भी उस वक्त बहुत तेज़ी के साथ गई, कोई 30% को उसने क्रॉस किया। तो ये सारे इंडिकेटर जो पॉजिटिव से नेगेटिविटी की तरफ गए वो उसमें आपके भी दौर का बड़ा अमल दखल था। मैं यही अर्ज करता हूँ आपको, देखिए जिस वक्त 9 अप्रैल में रजीम चेंज हुई उस वक्त महंगाई की शरह थी ऑलमोस्ट 12%, जो अब आ गई है तकरीबन 24-34 से पीछे हटी है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, बात यह है कि एक साल हमारे 3.5 साल है और ये उसी को ही कंपैरिजन करते हैं। बात यह है जी कि आप देख रहे हैं कि उसमें से 1.5 साल तुम्हारा कोरोना में चला गया और आपने देखे कि कोरोना का हमने किस तरह मुकाबला किया, और उसके बावजूद उस टाइम जो हमारा टाइम था किसान खुशहाल था और सेहत कार्ड, और आप खुद देखें कि उस वक्त सेहत कार्ड की वजह से लोगों को कितना फायदा पहुंचा। देखिए बात ये नहीं है कि हमारे 3 साल में क्या हुआ, इनको 3.5 साल वो और आज, मैं तो समझता हूँ जो निगरान गवर्नमेंट थी वो भी सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट थी, वो भी मुस्लिम का भी एक हिस्सा चला आ रहा था। तो मैं ये समझता हूँ बस प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। इन्होंने इलेक्शन झूठे वादे किए और उनको पता था कि ये क्या होने वाला है। तो आज आप खुद देख लें कि क्या हाल हो रहा है और आगे एक बड़ा बहरान आ रहा है गंदम का। आज आप अगर मार्केट में जाएं, देखिए सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इन्होंने फौरन बजट के बाद इन्होंने बढ़ा दिया अपना डीजल पेट्रोल और इन्होंने बिजली बढ़ा दी। तो उसमें तो हम यही कह सकते हैं ना जी कि इस वक्त जो पोजीशन है इनकी वो इस वक्त ये है कि ये चलिए पॉइंट आपका आगे जारी चुका है। IMF का एक प्रेशर, एक दबाव भी अब ये है। अब इस दबाव में रहते हुए रजा साहब कैसे फिर हुकूमत अपनी कोई मौशी पॉलिसी तश्कील दे सकती है, कितना मार्जिन हुकूमत के पास मौजूद होगा? फिर वजीर ख़जाना हर डिसीजन लेते हुए IMF के पास जाएंगे, उनसे मंजूरी लेंगे, उसके बाद ही फिर आप अपनी कोई सिमत तय कर सकेंगे? देखिए ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, जब तक कि अरबाब आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है। यू हैव टू, ये कोई चॉइस नहीं होती आपकी कि आप कोई ना करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुश्किल से निकलने का तरीका है ना वो अवामी है, वो सियासी है कि आप अपनी माशी जो भी आपने रिफॉर्म्स करने हैं, टैक्सेस लगाने हैं, तो फिर आप आवाम को कम से कम ये गारंटी जरूर दें कि ये टैक्सेस, ये बोझ कुछ अरसे बाद अच्छा हो जाएगा, हम आपके लिए कुछ सहूलियात प्रोवाइड करने की शक्ल में आ जाएंगे। दूसरी बात, अहम बात ये है कि देखिए ये काम मिलकर होगा। ये अगर हुकूमत में मौजूद पार्टी ये समझे कि वो सिर्फ वो पाकिस्तान की मईशत ठीक कर सकती है, तो ऐसा चैंपियन तो कोई भी नहीं है ना। पिछली हुकूमत भी जो गुजरी है, जिसके हमारे भाई के दौर हुकूमत में वजीर खजाना कौन थे, वो इनकी पार्टी के लोग थोड़ी थे। कोई आप देख नाम लेना पिछले वजीर खजाना का, अब्दुल हफीज साहब थे, शौकत तरीन साहब थे, असद उमर साहब जरूर इनके थे जो पहले इन्होंने लगाए, फिर कुछ दिनों के लिए हमाद अजहर साहब को लगाया। वो बेचारे नहीं रह सके, तो जो आए जिन लोगों ने फिर आके IMF से मुआहिदा किया वो तो डॉक्टर रफीक शेख ही थे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जरूरत इस बात की है कि क्योंकि प्रॉब्लम हर घर की हो गई ना, ये जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के फैमिली थे या इवन जो लेबर क्लास है हमारी, उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो हमें ठंडे दिल से बैठ के सोचना चाहिए कि अपने इख्तलाफात अपनी जगह रखें, तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, हर माशी एक्सपर्ट को बिठाएं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें और बजट रिवाइज कर लें, और रिवाइज करके वो जो रेवेन्यू जनरेट करना है इनको, ये बिजली के बिल बढ़ाकर और सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाकर देखें कि उसको कहाँ डाइवर्ट करके किस और तरीके से पूरा कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा ना पेट पे पत्थर बांधना है, तो पेट पे पत्थर बांधने का मतलब है अपने सरकारी खर्चात कम करें, तनख्वाहें बढ़ाएं नहीं, बल्कि अगर 20-20% कम करें। इसी तरह PSDP में जो अमाउंट आप रख रहे हैं, एक साल आप PSDP के अमाउंट को शॉर्ट कर दें। उससे होगा क्या कि जो एक घर का, जो खानदानों का जो प्रॉब्लम हो गया बिजली के बिल देखकर, पेट्रोल की कीमतें देखकर, और आगे आने वाले दिनों में जो ये सब इजाफा होगा टैक्सेस की मद में, जो फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, वो तमाम चीजें, तो जरूरत इस बात की है। और खास तौर पे हमारी जो अपोजिशन की पार्टी है, हमारे PTI के दोस्त हैं, हमारे JUI के दोस्त हैं, इनको भी चाहिए कि ये बैठे और संजीदगी के साथ ये सब बैठकर तमाम तजावीज को जमा करें और एक मजबूत प्लान लेकर बजट में जो रिवाइज हो सकता है उसको खुदा के वास्ते कर लें। उसमें क्या हर्ज है? और PTI के दोस्तों को भी क्या हर्ज है कि वो अपनी बजाय अपोजिशन जरूर करें, सही सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी जरूर करें, लेकिन एक कोई मजबूत किस्म की तजावीज भी सामने रखे ना, ताकि उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। इसी तरह और बहुत सारे माशी एक्सपर्ट्स हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं,
शाहिद खान नाम भाई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अब आए आकर के बैठकर सब लोग अपनी अपनी तजावीज दें और हुकूमत को भी गाइड करें, और हुकूमत खंदा पेशानी के साथ, फराख दिली के साथ, अगर उनको नजर आता है कि ये तजवीज अच्छी है, इम्प्लीमेंटेबल है, तो उसको अपना लें, इसमें क्या है। ठीक है, इस पर आने वाले दिनों में मजीद भी एक चीज और कर लें। जी जी, मैं एक उनको मिसाल देता हूँ, इसको 1-2 दिन अगर कौमी असेंबली में ये एसी बंद करके बैठ के दिखाए ना, सही, सूबाई असेंबलियों में एसी चलाना बंद कर दें, कौमी असेंबली में एसी चलाना बंद कर दें, करोड़ों की ये बचत हो तमाम जाएगी। चीजें जब ये करके ये करोड़ों की वजह सिंबॉलिकली ये लोगों को बताएंगे ना कि देखिए हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके जो दुख दर्द को समझते हैं उससे बराबर के शरीक होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मराहत और अपनी जो आपके माली फवाइद है, अगर उसमें आप इजाफा करेंगे तो फिर अवाम आपसे चिढ़ेंगे नहीं। तो और क्या रज़ा साहब, चलें, अब ये जो आपकी तजवीज़ हैं बड़ी मुनासिब हैं, प्रोग्राम्स में हम मुख्तलिफ जो जमातों के नुमाइंदे आएंगे उनके सामने भी ये रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं अभी। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, रज़ा हारून साहब, मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे कुछ इस बजट पर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। 2 रोज़ बाद उनका जलसा है जिसका बुनियादी मकसद ये रखा गया कि बानी चेयरमैन को छुड़वाना है, उन्हें रिहाई दिलवानी है और फिर उसके साथ साथ उस जलसे में वो बजट से मुतालिक भी कुछ बात करने जा रहे हैं। अब इस वक्त जो एक अंदरूनी इस वक्त ग्रुपिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कुछ ऐसे पुराने रहनुमा जो कि कुछ अरसे मंजर आम पर नहीं थे, फिर अब वो वापस आए, फवाद चौधरी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, वो इससे मुतालिक गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो अब उन लोगों का क्या मकसद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है इस वक्त किस सिमत में जा रही है, ये जलसा क्या किसी एक तहरीक के आगाज़ की कड़ी साबित हो सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा IPP के, सीनियर सियासतदान भी। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो एक जलसा होने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उसकी इजाज़त ली गई है, अब वो मिल भी गई है, बानी तहरीक की जो रिहाई है उससे मुतालिक वहाँ पर बात होगी, बजट से मुतालिक भी बात होगी। इस वक्त आपको माहौल लग क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, सियासत इनकी किस रुख पर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि ये कोई जलसा वलसा कर पाएंगे, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई शिकस्त और रेख्त का शिकार है। और इकबाल का शेर है, जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। ख़ुसूसन पिछले 2.25 साल से जो एंटी रियासत और एंटी पाकिस्तान और एंटी फ़ौज और एंटी अदालत जो इन्होंने बयानिया अडॉप्ट किया हुआ है, उसके बाद से अब तक के जो इनके हालात हैं, और फिर जिस तरीके से पार्टी के लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान है, मुझे कोई हालात नज़र नहीं आते। और जो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं कि पंजाब हुकूमत ने भी जनाब बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ FIRs दर्ज करने का फैसला किया है, उसके बाद तो मुझे हालात इंतहाई सीवियर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो चलो सहूलत देने के लिए बेताब बैठी होती है बानी तहरीक इंसाफ को और PTI को, उनका फ़र्ज़ अवलीन समझती है उनको फैसिलिटेट करना। लेकिन जब केसेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चलेंगे पंजाब के, तो बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। और वो केसेस छोटे मोटे नहीं बन रहे, वो इंतहाई सवीर किस्म के जो 9 मई के वाक़यात से लेके अब तक जो मार धाड़, कत्लो गारतगरी, मियाँ वाली एयरबेस पे हमला, शहदा की बेहुरमती और जनाब फौजी और गैर फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त दौर आने वाला है। अच्छा। और बहुत सख्त दौर पे जो है वो PTI गुजरेगी। और मेरी तो यहाँ तक भी शुरीद है कि शायद PTI के ऊपर पाबंदी भी लग जाए। अच्छा, तो फैज़ा अभी ये केसेस चलें, अभी तो ये बनेंगे, फिर ये प्रोसिक्यूशन होगी, फैसले तक तो अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान कानून के मुताबिक किसी कैदी से कोई मिलना चाहे तो ज़ाहिर है वो उसको इजाज़त होती है। आज भी वहाँ एक काफ़िला गया लेकिन उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, फिर वो एक बदमज़गी पैदा होती है। तो ये इस तरह की रुकावटें हुकूमत क्यों पैदा कर रही है? भाईजान, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं वज़ीर जेल खाना जात रहा हूँ। मुझसे आप जब ये सवाल पूछेंगे तो बड़े मुहतात होकर पूछेंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जितनी प्रोविजन मुलाकातों की एक कैदी के लिए होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा फैसिलिटेट बानी तहरीक इंसाफ को पिछले 8-9 माह से किया जा रहा है। अच्छा। 1000 गुना। इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज मुलाकातें करें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज मीडिया टॉक करें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप लोगों को वहां पे इंटरव्यू दें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप मीडिया के साथ जनाब गुफ्तगू करके अपना बयानिया पेश करें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि हर रोज आप सहाफियों से मिलें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज रिश्तेदारों से मिलें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज पार्टी वर्कर्स और पार्टी लीडर से मिलें। आप कैसी बात कर रहे हैं?
अब रियासत जब ये सारा दिन बैठ के रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, पाक फौज के सरबराह के खिलाफ गैर आईनी, गैर कानूनी आइन के आर्टिकल 6 की वायलेशन करते हुए रियासत की और आइन की जनाब धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर उसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए जब कानून के मुताबिक चीजों को मोल्ड किया जाएगा, इनकी मुलाकातों को और इनके वहां के रहन सहन को, तो फिर चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर कहते हैं जी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। तो भाई हर चीज आइन और कानून के मुताबिक, और उससे कहीं गुना ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इनके फैसिलिटेटर हैं उनके सरसदके इनको किया जा रहा है। सही। तो फैज़ साहब, जिस तरह अभी हमने देखा फवाद चौधरी साहब एक बड़े तवील अरसे के बाद आए, अब वो इमरान खान साहब की तारीफ कर रहे हैं, अली जैदी साहब भी इमरान खान की ढके छुपे अल्फाज में तारीफ कर रहे हैं, पार्टी की जो लीडरशिप है इस वक्त जिनके हाथ में कमान है उन पर वो तनकीद कर रहे हैं। तो अब इन लोगों का मकसद क्या है? ये पार्टी में वापस आना चाहते हैं या पार्टी को, क्योंकि पार्टी ये कह रही है कि भी ये तो किसी के कहने पर आए और ये इस वक्त हमारी सियासत को ख़राब कर रहे हैं। ये कमज़ोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, बेपैंदे लोग हैं। जब आपने ऐलान कर दिया कि आपका पार्टी से ताल्लुक नहीं, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जब आपने IPP ज्वाइन कर ली, जब आपने बड़ी बड़ी बड़के मार ली, जब आप अपनी मिसेस के साथ जाके अनवारुल हक काकड़ साहब से मिल आए, जब आप अपनी मिसेस के साथ मिलके निगरान हुकूमत के अंदर वजारतें लेने की लॉबिंग करना शुरू हो गए, तो भाई कोई तुक बनती है। अब आप अपनी रसवाई खुद करा रहे हैं। मैं तो पिछले कई दिनों से एक मिसाल दे रहा हूँ कि चौक के अंदर एक घंटा लगा होता है ना, तो हर ऐरा गैरा नथु खैरा गुजरते हुए उस घंटे के ऊपर हाथ मार के टन टन करके गुजर जाता है। ये फवाद चौधरी साहब के साथ यही हो रहा है। PTI का 2-2 टके का वो रहनुमा जिसको टोटल उम्र जिसकी साल सवा साल है, महज गालियां निकाल के जो पार्टी का अहदेदार बन गया और मीडिया के अंदर आना शुरू हो गया है, वो भी सुबह उठता है और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉक शोज में बैठ के फवाद चौधरी की नंगी गंदी जनाब उसकी जनाब करके जाता है। तो भाई तुम अपने हाथों से क्यों करवा रहे हो? हाँ, आपको बहुत बानी तहरीके इंसाफ की मोहब्बत जाग गई है, तो आपको यार मैंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन मेरी राय में ये है, मेरी राय में वो है, मेरी राय में वो है। तारीफ करनी है तारीफ कर दो, क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज कर दो, लेकिन बदोबदी नहीं जी नहीं, मैं तो PTI में हूँ। साथ ही टन करके लतीफ खोसा जैसा बंदा जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है, जिसको ठुड्डे मार के आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी से निकाला, जो खुद शिकारी है, टोटल 1 साल उसकी उम्र नहीं है, वो टॉक शो में बैठता है शाहजेब खानजादा के साथ या किसी शो में या किसी अरबाब जहांगीर साहब के साथ, और वो खड़ी खड़ी सुनाता है फवाद चौधरी को जो सुनने वाली होती है। सही। वो जनाब जो लल्लू पंजू नथु खैरा वो उठता है, वो आके जनाब टॉक शोज में बैठ के फवाद चौधरी की क्लासें लेना शुरू हो जाता है। तो फवाद चौधरी साहब को अब शौक है तो मौज बुलंगा दी। तो वैसा अभी जिन लोगों के हाथों में इस वक्त लीडरशिप है, वो बैरिस्टर गौहर हो, रऊफ़ हसन हो, शिबली फराज हो या वो उमर अयूब साहब हो, इन लोगों को आप पिछले 1-1.5 साल में पार्टी को ज़िंदा रखने का क्रेडिट देंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन्हीं लोगों की जो सियासत का एक इनका अमल दखल था, जो इनका एक माइंड सेट था थोड़ा सा, चूँकि वकीलों के हाथ में पार्टी चली गई थी, तो उन्होंने इसकी सियासत को ख़राब किया, या क्रेडिट है बहरहाल कि उन्होंने पार्टी को ज़िंदा तो रखा है इलेक्शन में भी? शिबली फराज 1 साल नजर नहीं आया, 9 मई के बाद गायब हो गया था। फैसल जावेद 1 साल नजर नहीं आया। ये बड़े हीरो, ये बड़े नन्हे खान, ये बड़े इनकलाबी, इनसे पूछो ना किधर थे? कोई तुर्की चला गया, कोई जेरे जमीन चला गया, किधर गए? क्या किया इन्होंने? अब निकल आए बिलों से। हाँ, बाकी जनाब ये सारे बोने हैं, ये जितने भी हैं। बाकी उमर अयूब एक डिसेंट आदमी है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, मेरा भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसने अपने तई स्ट्रगल की, उसको भी जनाब वो जबरान लिहाज जैसा 2 नंबर टकेमार CIA का एजेंट बाहर बैठा हुआ है, वो उसने उसको उतरवा दिया, क्योंकि उसने उमर अयूब ने थोड़ी सी मुबारी की फोन पे कि यार ये 27 जून वाला जना 27 मई वाला जो आपका ट्वीट है गद्दार कौन, इसको डिलीट करो। उसने कहा हू द हेल आर यू? मैं तो सिर्फ बानी तहरीके इंसाफ की मानता हूँ, अपनी औकात पे रहो, मैं नहीं तो इसको डिलीट करूंगा। तो वो आपस की मुमारी की वजह से उन्होंने लॉबिंग की, उसको उतरवा दिया। प्रेसिडेंट गौर बेचारा सादा आदमी है, शरीफ आदमी है, बाकी सारे शिकारी हैं। ये सुलेमान अकरम राजा, ये आपके जनाब वो जो खोसा साहब, और इस तरह के और कई आपको नजर आएंगे जना, सारे शिकारी। तो फैसल ये खुद इन्होंने इस वक्त ये पार्टी की क़यादत अपने हाथ में ली हुई है, या फिर ये किस नज़रिए के तहत, किस मकसद के तहत बानी PTI ने क़यादत इस वक्त इन लोगों के हाथों में पार्टी की कमान दी हुई है? बानी तहरीके इंसाफ का हमेशा असूल रहा है कि अपने नीचे कमजोर लोगों को लेकर आओ, अच्छा, डम्मी लोगों को लेकर आओ, बेसलाहियत लोगों को लेकर आओ,
प्रोफिशिएंट बंदे को, एफिशिएंट बंदे को, बासलाहियत को वो कभी भी आगे नहीं लेके आते कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, लोग मेरे से ज्यादा इसको ना पूछना शुरू कर दें। ये 17 साल का तजर्बा बता रहा हूँ। अच्छा, तभी उन्हें बरकत गौहर को जनाब उन्होंने किया। क्या पार्टी के अंदर नहीं मौजूद थे? अली मोहम्मद खान नहीं था? शहरियार आफरीदी साहब नहीं थे? इस तरह के और कई नाम है जिन्होंने कुर्बानियां दी है, बज़ाहिरन नजर आता है, लेकिन कमजोर लोग लेके आने हैं तो सारे बोलने हैं यार ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो टैक्सेस की भरमार इस वक्त हो गई है, हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन था या नहीं था, क्या ये IMF की शराइत थी या नहीं थी, इस पर बात करेंगे। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और IMF की डिमांड किसी भी मुल्क के लिए होती क्या है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए क्या डिमांड थी? क्या IMF की शराइत थी कि वो जो टैक्स नेट हैं उसको बढ़ाया जाए या फिर टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए? जो लोग पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन पर टैक्सेस की मद में इजाफा कर दिया जाए। तो हुआ पाकिस्तान में बिल्कुल यही है कि टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार पाकिस्तानियों पर कर दी गई है। लेकिन जब हम असल बात की तरफ जाते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाने पर कितना काम हुआ, तो वहाँ हमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नज़र नहीं आती। अब अगर यही सूरत हाल इसी तरह चलती रही, मुल्क में बजट आने के बाद टैक्सेस नाफिज होते रहे, बिजली और गैस भी महंगी होती रही, तो एक आम आदमी का क्या हाल हो जाएगा? हुकूमत इस सब को दुरुस्त करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? कोई संजीदा कोशिश हमें हुकूमत की इस सूरत हाल में नज़र आ रही है या नहीं? इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हैं, सब मौजूद हैं। तो खाकान साहब, इस बजट के बाद हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है, वो एक आम आदमी हो, वो बिजनेस कम्युनिटी हो, वो सियासी जमातें हों, चाहे वो हुकूमत में शामिल हो या अपोजिशन में शामिल हो, हर एक इस पर तनकीद कर रहा है। किसी को हुकूमत की कोई माशी सिमत नज़र नहीं आ रही। ये जो टैक्सेस के मामले में हुकूमत ने इक़दाम लिए कि नागुज़ीर थे, टैक्स रेट को इसी हद तक बढ़ाया जाना चाहिए था या ज़रूरत इस बात की थी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात यह है कि ये बात तो अयां है कि इस वक्त ख़ास या आम, ये दोनों जो लोग हैं वो डिफ़िकल्टी में हैं। अब एक आधा फीसद जो ऊपर के लोग हैं, जो 10, 15, 20, 25 लाख रुपए महीने की ब्रैकेट में हैं, या बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, या एग्रीकल्चर के ऐसे लोग जो कि अच्छी कमाई करते हैं पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के नेट में बहुत ही एक गैर माकूल रकम हम जमा करने इस साल भी जा रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी सब जो हैं वो दिक्कत में हैं। जो अपर मिडिल क्लास और लोअर इनकम अर्नर्स, ये तीनों जो हैं इस वक्त डिफ़िकल्टी में। इनकी पहली डिफ़िकल्टी की वजह जो है, जो IMF के दोस्तों को भी समझ लेनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ कि शायद उस तरह से अयां नहीं हो सकी, कि जो आपका 1 लाख रुपया था आज से 2 साल पहले, उसकी आज बाइंग पावर 61,000 रुपये की है। आफ्टर ये जो दो हमने तवातर से 29% और 24% के करीब हमने जो इन्फ्लेशन के 2 साला बाउट्स देखे, यानी कि FY23 और FY24 जो कि हम ख़त्म करके आए। सो इसमें गुजारिश इस तरह से थी कि आई थिंक इनकम का जो स्लैब है पर्सनल इनकम टैक्स का, मैं बार बार कहता हूँ एंड आई से दिस अगेन, जो 50,000 रुपये जिस पे आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है वो 75,000 रुपये तक ले जाना चाहिए था। पर अनफॉर्चुनेटली हुआ इस तरह से है कि अब भी जो लोअर स्लैब्स हैं वो वही रखे गए, यानी कि 50 पे ही रखा गया लोअर स्लैब, और जो पहले स्लैब्स हैं उनका जो टैक्स है उसमें खातिर खा, यानी कि 1 लाख तक 1250 की बजाय 2,500 हो गया। वो बोझ तो 1250 का है पर एक बड़ा बोझ दिखाई देता है। फिर हमने 3,41,000 का जो स्लैब है उस पर 35% अप्लाई कर दिया, जो पहले 5 लाख पे करता था। जो 8,33,000 एंड अबव का स्लैब है उसको हम मतलब और बढ़ाकर 39.5% पे ले गए, क्योंकि हमने एक सरचार्ज लगा दिया। सो आई थिंक इससे 75 अरब प्लस की जो कलेक्शन है, आई थिंक इसको हुकूमत का ये कहना है हमने बहुत नेगोशिएट किया IMF के साथ, बट आई थिंक ये अभी भी ओपन है फॉर नेगोशिएशन। आने वाले 2-4-6 माह में अगर स्पेस क्रिएट हो जाती है हुकूमत के पास और अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हम ये कर लेंगे। दूसरा चीज़ जो आपने देखी, जो चीज़ें नहीं की हैं
पहले उनका जिक्र कर लीजिए, फिर आऊँगा जो चीज़ें की हैं। आज भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 9.5 अरब रुपया है पूरे मुल्क से। अब आप मुझे बता दें कि जो 22% है पूरे मुल्क के हुजम की इकॉनमी का, वो 9.5 अरब रुपया देगा, और बाकी सारा मिला के 13,000 अरब रुपया कलेक्ट होगा सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, कस्टम्स ड्यूटी में, विद होल्डिंग टैक्सेस में। सो इसको सोचिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। रिटेलर और होलसेलर अगेन जो टोटल आई थिंक रजिस्टर्ड इस वक्त तक है मुल्क में जो नई स्कीम के अंडर, वो 42,000 है। टोटल जो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स में है वो 3,28,000 हैं, और इसमें से जो अगर आप निकाल दें रिफंड्स वगैरह तो इफेक्टिवली तो 40,000 ही टैक्स दे रहे हैं। 32 लाख पूरे मुल्क में है, और मेरा ख्याल है 55 लाख के करीब जो हैं इस वक्त हमारे कमर्शियल कनेक्शंस हैं। अब आप मुझे बताइए ना कि कौन रोक रहा है हमें कि हम इनके पीछे हार्शली ना जाएं। IMF रोक रहा है। मतलब पहले ज़रा IMF के बियॉन्ड बातें कर लें। मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इसको करना कोई नहीं रोक रहा। हुकूमत ने कुछ मूव अच्छी की है ऑन दी रियल एस्टेट। उन्होंने 15% कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसका टाइम पीरियड उड़ा दिया है, तो एवरीवन 6 महीने में भी साल में भी जो भी कमाई होती है उस पर देना है। पर आज भी आप अगर 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, इनकम टैक्स में 39.5 यानी कि 39.5% देंगे, और अगर मैं वो रियल एस्टेट से कमाता हूं तो 15% देकर निकल जाऊंगा। इट इज स्टिल अ होली काउ इन पाकिस्तान। तो खाकन साहब, ये भी जो आपने सवाल उठाया है कि रोक कौन रहा है, अगर ये इसी का जवाब मैं आपसे पूछूं कि ये इस वक्त वो हुकूमत है जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें शामिल हैं। पिछली जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसमें भी बहुत सारी सियासी जमातें शामिल थी। जब मेजॉरिटी ऑफ पार्टीज़ हुकूमत में मौजूद होती हैं तो फिर ये डिसीजन क्यों नहीं ले पाती, ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाती? दुरुस्त। सो एक तो यह है कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स चूँकि इस पर कोलिशन की हैं तो उन पर प्रेशर होता है। दूसरी बात यह है कि आई थिंक टेक्निकली क्योंकि प्रोफेशनल्स और टेक्निकल लोग साथ नहीं होते हमारी अथॉरिटीज़ के, तो वो कन्विंस नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। और तीसरी बात यह है कि आज तक हार्ड डिसीजंस को हम समझ नहीं पा रहे। GST को बढ़ाना तो गलत डिसीजन तो आप कह सकते हैं कि आप बच्चों के दूध पे उसको उठा दें। अगर इतनी मुश्किल थी कि बच्चों के दूध पे उठाना था तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगा देते, रिटेलर्स पे भी लगा देते। 2.5% रिटेलर्स पे एक टैक्स लगाया है, वो भी इन दी एंड आपने ही देना है। आपको आज भी एक फिक्स्ड इनकम स्कीम रिटेलर्स पे लानी चाहिए। PDM 1 ने लगाई थी, बहुत अच्छी स्कीम थी। आई फुली एंड होल हार्टेडली सपोर्ट एनी गवर्नमेंट टू डू दैट थिंग। मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि अगले 10-12 दिन में वो लगा देंगे। सही। और अच्छा काम किया। जो आप कह रहे हैं कि दुरुस्त लोग नहीं होते, अभी औरंगजेब साहब जो हैं ये तो टेक्नोक्रेट हैं, ये तो अपने शोबे के एक्सपर्ट हैं, ये कोई रिवायती सियासतदान नहीं है। हमने पिछले PTI दौर में भी देखे, जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए, शौकत तरीन साहब आए, वो लोग रिवायती सियासतदान तो नहीं थे। फिर ये लोग क्यों मसले की जड़ को नहीं पकड़ पाते, ये क्यों इनको इस मसले का इदराक नहीं होता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, ये पब्लिक फाइनेंस का काम है, ये पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट्स का काम है। टैक्सेशन इटसेल्फ जो है ऐसा काम है जिसमें IMF के जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं FAD, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट। इट्स दी स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ IMF। सोचिए कि उसमें कितने PhD ये काम कर रहे होंगे। अब आप अपनी हुकूमत में आके देखिए या किसी भी कंट्री अथॉरिटीज़ में देखिए, ये बड़े टेक्निकल काम है, डेटा माइनिंग का काम है। लोग आपको कह देंगे जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो कलेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान में इतना बड़ा डेटा बेस है, नादरा का, पावर का, गैस का, कमर्शियल फ्लाइंग का, हमारी गाड़ियों का, हमारी ज़मीनों का। So, ये सारा काम करने के लिए पीपल हैव टू बी रियली गियर्ड टू डू ऑल दिस। जो हुकूमत ने एक और अच्छा काम किया वो ये कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नॉर्मल रजीम में ले आए हैं। बहुत अरसे से मतलब 1% पे चल रहे थे, आज भी 4-5% के मार्जिन थे, उसमें से 1% दे देना और वो ना लाना, ये अच्छा काम है। अब मैं कुछ चीज़ें ये कहूँगा कि हुकूमत ने एक्सपोर्टर से मुतालिक एक सवाल कि अब उनका बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है कि अब वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अब हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, हम एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकेंगे। तो जिस इंडस्ट्री पे आप टैक्स लगाने जाते हैं वहाँ से फिर रिएक्शन इस तरह का सामने आने लगता है। यार क्या एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, 16-18 अरब से क्रॉस नहीं करती हमारी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी टेक्सटाइल की। ओवरऑल वही 28-30 अरब डॉलर में फंसे हुए हैं। आप आज नोट कर लीजिएगा, अगले साल भी इसके करीब ही होंगे। ये तो कोई नहीं कह रहा कि आपकी जो इनकम है उस पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप नॉर्मल रजीम में आ जाएं और जो आपका टैक्स बनेगा आप वो फाइल कर दें। सो आई थिंक ऐसा नहीं होगा एंड आई थिंक ये मामला सेटल कर जाएगा। और ये सेटल इसलिए कर जाएगा, अब ये क्यों सेटल हो गया, क्योंकि IMF का एक डॉक्यूमेंट है। अरबाब, अब मैं उस तरफ आता हूँ कि ये कौन से काम IMF ने कराए हैं। जो पाकिस्तान से 2023
दिसंबर में IMF का एक टीए मिशन आया था। टीए मिशन अरबाब कहलाता है टेक्निकल असिस्टेंट मिशन। इसकी बहुत कम जिससे चर्चा हुई थी पाकिस्तान में, बिकॉज ये खामोशी से आया। इसने अपना एक काम किया और पाकिस्तान से एक रिपोर्ट फरवरी 2024 में शेयर हो गई थी। उस रिपोर्ट में ये जो सारी टैक्सेशन है जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, वो चीज़ें मौजूद थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज ऑलवेज अवेयर, अथॉरिटी से ये बात शेयर हुई थी, एंड आई लीव इट टू देयर गुड जजमेंट, क्योंकि वो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं की। पर GST की जितनी एग्जेम्पशंस उड़ाई गई हैं वो उस रिपोर्ट में मौजूद थी। इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स को जिस तरह तब्दील किया गया है वो भी उस जगह मौजूद थी। ये एक्सपोर्टर्स को इनके सबको एक रजीम में लाना, ये भी उसमें मौजूद था। एक चीज़ और अच्छी है कि गवर्नमेंट ने बहुत कंप्लाइंस दिखाई है। फंड के साथ जाना ज़रूरी है, पर फंड कभी भी ये नहीं कह रहा कि आप एग्री और जो गैप्स एग्जिस्ट करते हैं बाकी जगहों पे सेक्टर्स में, उस पर पूरे ना उतरें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकन नजीब साहब हमारे माशाअल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।